हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th NCERT बुक का टॉपिक यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिक्स पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस जो हमने करे हैं उसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ लिए हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड भी पढ़े हैं हमने। आज हम जो है यूनिट सेल्स और क्रिस्टल लैटिक्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलो बच्चे हम देखते हैं कि यूनिट सेल और क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के क्रिस्टल्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा यूनिट सेल। इस चीज को देखने से पहले बच्चों जो मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ आपकी डेली लाइफ में से, उस एग्जांपल को बच्चों ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए एक दीवार बनानी है हमें। उस दीवार को हम तभी बना पाएंगे जब उसके अंदर हम एक फिक्स पैटर्न में ईंटों को रखेंगे। तो उस दीवार को अगर हम मान लेते हैं कि एक वो क्रिस्टल है और जो ईंटें जो हैं जो बार बार रिपीट होकर उस क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रही है, उसको हम कह सकते हैं बच्चों यूनिट सेल। वह सबसे छोटा पार्ट जिसको हम बार बार रिपीट करके किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम यूनिट सेल या एकक कोशिका कहते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, आपके पास एक बहुत बड़ा कमरा है, उस कमरे को आपको ईंटों से भरना है क्योंकि कमरा जो है उसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो आप पूरे कमरे में ईंटें लगाते जाएंगे और कमरा आपका थोड़ी देर बाद भर जाएगा। तो आपने क्या रिपीट करा है उस कमरे को भरने के लिए? आपने जो है बार बार एक ही तरह की ईंटें लगाई हैं उस कमरे को पूरा भरने के लिए। तो कमरे को अगर हम क्रिस्टल मान लेते हैं, क्रिस्टल जालक मान लेते हैं, तो हमारी ईंटें जो है वो एक यूनिट सेल, एक एकक कोशिका हो जाएगी। एकक कोशिका किसी भी क्रिस्टल जालक की, क्रिस्टल लैटिक्स की सबसे छोटा पार्ट है जिसको रिपीट करके हम उस क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, उस क्रिस्टल को बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है। अब इस डायग्राम को बच्चों देखिए। ये देखिए बच्चों, हमारा ये है यूनिट सेल, एकक कोशिका। और इस एकक कोशिका के आप देख रहे हैं कि इस पे काले काले जो है बिंदियां लगी हुई हैं। ये बिंदियां हैं क्या? मैंने आपको स्टार्टिंग में जब सॉलिड स्टेट शुरू किया था बच्चों तो आपको मैंने बताया था कि सॉलिड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। ये ब्लैक वाले जो हैं हमारे, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिससे ये सॉलिड, ये यूनिट सेल बनी हुई है। कुछ देर बाद जब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो आपको इन लाइंस को नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये पार्टिकल्स को ही देखना है कि लाइंस जो है आपको जब अज्यूम करेंगे, आप कल्पना करेंगे तो आपको ये सिर्फ पार्टिकल्स जो है, ये बिंदी काली काली यही देखनी है, यही आपको दिखाई देंगी। और आपको ये मान के चलना है कि जब एक यूनिट सेल जैसे आपने यहाँ रखी हुई है, ये एक यूनिट सेल को दूसरी यूनिट सेल के अगल बगल में रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों कितने यूनिट सेल हैं, कितनी एकक कोशिकाएं हैं। मैंने गिनी है तो मेरी तो 8 आ रही हैं। आपकी कितनी आ रही है बच्चों? आपकी भी 8 आएंगी। 4 तो ये ऊपर हैं, नंबर डाल दीजिए इसका 1 2 3 और 4। और 4 ही बच्चों इसके नीचे हैं, 5 6 7 और पीछे वाली जो है वो बच्चों 8 हो जाएगी। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बच्चों आपको थोड़ी सा अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 डायमेंशनल जो है हमारा क्रिस्टल जो है वो 3 डायमेंशनल है। यूनिट सेल भी हमारी 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय है, तीनों दिशाओं में फैली हुई है। आपने पढ़ा है अब मैथ्स में छोटी क्लासेस में कि 3 एक्सिस होते हैं, 3 अक्ष होते हैं, एक्स वाई जेड, जैसे इस यूनिट सेल में दिखाए हुए हैं। अगर हम इसको एक्स मान लेते हैं इस वाले को, तो ये हमारा y हो जाता है और ये हमारा z हो जाता है। ये यूनिट सेल तीनों दिशाओं में फैला हुआ है, इसलिए 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय संरचना है जिसको हम पेपर पे नहीं बना सकते, इसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है बच्चा आपको कल्पना के आधार पे ही पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको आप मान के चलेंगे कि ऐसा होता होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 8 यूनिट सेल्स जो हैं वो एक के बगल में एक और ऊपर जो है कंबाइन करके एक बड़े से इन्होंने क्रिस्टल का निर्माण किया। ये हमारा पूरा जो बना है बच्चों, ये हमारा क्रिस्टल जालक है। यूनिट सेल एकक कोशिकाओं के इकट्ठा रखने से बना हुआ है। यहाँ जब हमने गिनी तो हमारी 8 एकक कोशिकाएं यूनिट सेल्स आ रही थी। इसका मतलब ये क्रिस्टल जो है 8 यूनिट सेल से मिलके बना हुआ है। आगे के चैप्टर में, आगे के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस लाइन की बात नहीं करेंगे, इस लाइन को हमें देखना ही नहीं है। हम इन ब्लैक ब्लैक बिंदुओं की बात करेंगे। ये ब्लैक बिंदु जो हैं ये वो जगह हैं जहाँ पे हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो प्रेजेंट हैं। इन बिंदुओं को हम कहते हैं लैटिक्स पॉइंट या जालक बिंदु। जालक बिंदु वह जगह है क्रिस्टल लैटिक्स में, यूनिट सेल में, जहाँ पर हमें जिससे वो मिलके बना हुआ है, जिन कणों से वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। मान लीजिए ये NaCl का क्रिस्टल है, नमक का क्रिस्टल है, तो काले जो बिंदु हैं इसकी जगह हमें Na+
और एक की जगह हमें Cl देखने को मिलेगा, क्योंकि NaCl जो है Na और Cl से मिलके बनता है। Na प्लस और Cl माइनस आयनिक फॉर्म में रहता है, एक प्लस आयन है, धनायन है और एक ऋणायन है। बच्चों उम्मीद करती हूँ जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। जब भी आप इसके बारे में बात करें तो आप एक दीवार की कल्पना कर सकते हैं, और हम अपनी एकक कोशिका की तुलना जो है एक ईंट से कर सकते हैं। जो एकक कोशिका मैंने यहाँ बनाई हुई है वो एक ईंट है। यहाँ लैटिस पॉइंट लिखा हुआ है, जालक बिंदु को लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो जालक बिंदु जो है हमारी वह जगह है जहाँ पर एटम, मॉलिक्यूल या आयंस प्रेजेंट होते हैं। धीरे धीरे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते चलेंगे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखते रहिए। आपको एकक कोशिका और क्रिस्टल लैटिक्स, क्रिस्टल जालक क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों आगे की स्लाइड में हम चलते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक कमरे की तुलना जो है हम अपने क्रिस्टल जालक से करेंगे, और इस कमरे को बनाने के लिए हमें ईंटों की आवश्यकता होती है। ईंट जो बच्चों हम लेते हैं वो छोटी बड़ी नहीं लेते, सभी एक तरह की ईंट लेते हैं। इसलिए हम उस ईंट की तुलना जो है यूनिट सेल एकक कोशिका से कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों NaCl का है, जो ब्लू वाले हैं, ये रेड वाले तो हमारे Na हैं, और जो ब्लू वाले हैं वो हमारे Cl माइनस हैं, यहाँ बिंदी के रूप में रखे हुए हैं। तो एक यूनिट सेल जो है इसमें बच्चों ध्यान से सुनेंगे, ये NaCl का क्रिस्टल है। इसमें जो एक यूनिट सेल है इसमें कुछ कोनों पे ब्लू वाले पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, कण प्रेजेंट हैं। NaCl में ये कण क्या होते हैं बच्चों? आयन होते हैं। और कुछ वाले कॉर्नर पे जो है हमारे लाल रंग के कण प्रेजेंट हैं जो Na प्लस आयंस के हैं। एक धनायन है प्लस वाला, और माइनस वाला जो बच्चों ऋणायन है। इसको मैंने त्रिविमीय 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बोला है। जब यूनिट सेल्स को एकक कोशिकाओं को 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में लगाया जाता है तो हमें क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, हमें क्रिस्टल प्राप्त होता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज किया है बच्चों, बिंदुओं का समुच्चय। मैंने अभी भी आपसे कहा था कि जब भी हम क्रिस्टल की बात करेंगे तो इन लाइंस को नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ ये बिंदियां देखनी है। जो आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स कुछ भी हो सकते हैं। NaCl के केस में ये बिंदियां जो हैं Na प्लस और Cl माइनस आयंस हैं। तो क्रिस्टल क्या हो जाएगा? इन बिंदुओं का ढांचा हो जाएगा, जिसको एक के ऊपर एक रखकर हम क्रिस्टल का निर्माण कर सकते हैं। तो हमारी जो एकक कोशिका थी वो भी बिंदुओं का ढांचा थी, और उस एकक कोशिकाओं के बिंदुओं को जब एक के ऊपर एक रखेंगे तो हमारे जो है एक बड़े से क्रिस्टल का निर्माण बच्चों हो जाएगा। यहाँ देखिए लाइन आपको नहीं दिखाई देंगी, ये सिर्फ बिंदु ही दिखाई देंगे जो एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल। मैं बार बार कह रही हूँ, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसने एटम्स बताया है, ये एटम्स के रूप में यहाँ प्रेजेंट हैं कोनों पर, और जब एटम्स इसने दिखाए हैं तो वहाँ पे बीच में इसने लाइन नहीं दिखाई है। तो लाइन सिर्फ हमें समझाने के लिए बताई गई थी, और जब भी हम क्रिस्टल की बात करेंगे तो हमें वहाँ कोनों पर बिंदु के रूप में ही उसकी तुलना करनी है, उसकी कल्पना करनी है। हमने अभी तक 3 अक्ष पढ़े हैं बच्चों, एक X है, एक Y है, एक Z है। क्योंकि जब आप कमरे को ईंटों से भरोगे तो आपको ईंट जो है ऊंचाई में भी लगानी पड़ेंगी, लंबाई में भी लगानी पड़ेंगी और चौड़ाई में भी लगानी पड़ेंगी। तीनों दिशाओं में जब आप ईंट को लगाओगे तब जाके आपका पूरा कमरा ईंटों से भरेगा। तो यूनिट सेल एकक कोशिकाओं को हम त्रिविमीय 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करेंगे, तब जाके हमारे क्रिस्टल लैटिक, क्रिस्टल जालक का निर्माण बच्चों होगा। अब एक बात बच्चों यहाँ और ध्यान से सुनेंगे। अब जो ईंट होती है, आप जिसको बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए जिसको आपने काम में लिया, तो वो भी कई तरह की हो सकती है। उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, उसके आधार पे जो हमने सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिक्स में जालक का जब निर्माण करते हैं तो हमारे पास 7 प्रकार की ईंटें हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ये देखिए बच्चों, ये एक ईंट है जो मैंने आपको दिखा रखी है। यूनिट सेल या एकक कोशिका, हम अपने यूनिट सेल एकक कोशिका की तुलना ईंट से कर रहे हैं बच्चों। अब क्योंकि इसकी तुलना हम ईंट से कर रहे हैं और इसको मैं कह रही हूँ 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय है, 3 दिशाओं में X, Y और Z में ये फैली हुई है। ये देखिए यहाँ दिखा रखा है। एक एक्सिस मान लीजिए, इसको हम X मान लेते हैं, इसको हम Y मान लेते हैं और इसको हम Z मान लेते हैं। तो 3 दिशाएं हमारी हो गई, X, Y और Z। 3 अक्ष हो गए हमारे, 3 एक्सिस हो गए, X, Y और Z। अब देखिए बच्चों, ये जो ईंट है जो मैंने ली है अपने दीवार को बनाने के लिए, अपने क्रिस्टल को बनाने के लिए, अगर X दिशा में इसकी लंबाई B है, ऊंचाई इसकी C है और चौड़ाई इसकी A है। बच्चों ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसकी जो ऊंचाई ले ली हमने, लंबाई और चौड़ाई दोनों ले ली। एक C हो गया,
एक बी हो गया। हम ईंट की बात कर रहे हैं। जब भी हम एकक कोष्टिका की बात करें बच्चों, आपको दिमाग में ईंट के बारे में सोचना है। और इनके बीच का जो एंगल है, बी और सी के बीच के एंगल को हमने अल्फा ले लिया, ए और बी के बीच के एंगल को हमने गामा ले लिया, और ए और सी के बीच के एंगल को हमने बीटा ले लिया। इसका मतलब एक ईंट को बनाने के लिए हमें 6 चीज़ों की, 6 पैरामीटर्स की, 6 विमाओं की आवश्यकता होती है। 3 तो इसकी साइड होती हैं, ए बी और सी, इनको हम साइड्स कहते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये इसकी साइड्स हैं 3। और 3 ही उनके बीच के एंगल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर हमारे ईंट का निर्माण होता है। ये हमारे एंगल्स हैं उन साइड्स के बीच के। मान लीजिए तीनों साइड बराबर हैं और ये एंगल भी बराबर हैं, तो जिस तरह की ईंट का निर्माण होगा, जिस तरह की यूनिट सेल एकक कोष्टिका का निर्माण होगा, उसे हम क्यूबिक कहते हैं। बच्चों मैं समझा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। हम एक ईंट बना रहे हैं, अलग अलग तरह की ईंट बना रहे हैं। हम जो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई को चेंज कर करके कई तरह की ईंट बच्चों बना सकते हैं। ए को चेंज कर देंगे, बी और सी को हम सेम रख लेंगे, तब हमें एक तरह की ईंट मिलेगी। अल्फा, बीटा, गामा ये एंगल है, तीनों को बराबर 90 रख लेंगे, 120 रख लेंगे। तो इन 6 चीज़ों को चेंज करके हम कई तरह की ईंट बना सकते हैं। तो हमारे पास कितनी तरह की ईंट मिलेंगी बच्चों? 7 तरह की ईंट हमें मिल जाती हैं। और इन 7 तरह की ईंटों से जितने प्रकार के क्रिस्टल्स का निर्माण होता है, 14 प्रकार के जो है हमारे क्रिस्टल जानक बनते हैं इन 7 प्रकार की ईंटों से। उन 14 क्रिस्टल जो लैटिक्स बनते हैं, हमारे क्रिस्टल्स बनते हैं, उनको हम ब्रेवे लैटिक्स बोलते हैं। जिस साइंटिस्ट ने इनके बारे में पहले बताया था, उसके नाम से ही उनका नाम पड़ गया ब्रेवे लैटिक्स। इनको हम ब्रेविस लैटिक बोलते हैं, ब्रेविस जालक बोलते हैं हिंदी में। कितने होते हैं बच्चों? ये 14 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं जो पॉसिबल होते हैं, क्रिस्टल लैटिक्स, जिनको हम ब्रेवे लैटिक्स के नाम से बच्चों जानते हैं। ए, बी और सी क्या है? ये हमारी लंबाई। ए हमारे बच्चों चौड़ाई है, लंबाई नहीं है। बी है हमारी लंबाई, मतलब तीनों दिशाएं हैं ये। सी हमारी हो गई ऊंचाई। ए बच्चों हमारी चौड़ाई है। अल्फा जो है वो बी और सी के बीच का एंगल है। बीटा जो है हमारा सी और ए के बीच का एंगल है। और गामा जो है हमारा वो ए और बी के जो दिशाएं हैं, जो चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई हमने की है, उसकी बात हो रही है, ए बी सी के बीच का एंगल है। इन 6 चीज़ों को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि चेंज करके हम अलग अलग तरह की एकक कोष्टिका ईंट का निर्माण कर सकते हैं। और फिर उस ईंट को हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के रूप में काम में लेकर एक बड़े से क्रिस्टल का निर्माण कर सकते हैं। जब हम क्रिस्टल का निर्माण करते हैं इन 7 तरह की ईंटों से, जिनको हमने बनाया है ए बी सी, अल्फा, बीटा, गामा को चेंज कर करके, तो हमें 14 प्रकार के क्रिस्टल लैटिक्स मिलते हैं, जिन्हें हमें ब्रेवे लैटिक्स कहते हैं। एक मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इनके बारे में पहली बार बताया था। अब क्योंकि हम यूनिट सेल की एकक कोष्टिका की बात कर रहे हैं, आपको बच्चों कोने वगैरह गिनने आते हैं। ये जो ऊपर दी हुई है यूनिट सेल से कोने गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने कोने हो गए बच्चों? इसमें 8 कोने हैं। किसी भी यूनिट सेल में एकक कोष्टिका में 8 कोने होते हैं। अब हम काउंट करेंगे फेसेस, फलक। फलक उसको बोलते हैं, आप कमरे में बैठे हैं, कमरे की जो दीवार होती है, फर्श और छत होती है, वो उसके फलक या फेसेस कहलाते हैं। कितने हुए बच्चों? 1 2, ये सामने वाला 3, पीछे वाला 4, ये बगल वाला 5 और नीचे वाला 6। 6 फेसेस हो गए। एजेस माने किनारे। बच्चों ये वाले हैं किनारे हमारे। ये जब आप गिनेंगे तो कितने किनारे आएंगे? 1, नीचे वाला 2, ये 3, 4 किनारे हमारे नीचे हो गए। 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने किनारे होते हैं बच्चों? 12 होते हैं। और उस कमरे का, उस क्रिस्टल लैटिक का बीच का बिंदु, सेंटर जो है वो हमेशा एक ही होगा। यहाँ 1 लिखा हुआ है मैंने। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, उस कमरे का सबसे बीच का पॉइंट जो है वो हमारा 1 ही होता है। चलिए बच्चों, आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया है कि ईंट का निर्माण जो हम करते हैं वो ए बी सी, उसकी लंबाई को घटाकर बढ़ाकर चेंज करके, अल्फा बीटा गामा एंगल को घटाकर बढ़ाकर चेंज करके हम कर सकते हैं। अब जो हमारी एकक कोष्टिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? 2 प्रकार की होती हैं हमारी एकक कोष्टिकाएं। एक वो होती है एकक कोष्टिका जिसमें सिर्फ कोनों पर ही हमारे
एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन जिससे वो सॉलिड बना हुआ है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने ये दिखा रखा है पहला वाला, ये हमारी जो होती है इसको हम बोलते हैं आद्य एकक कोशिका, सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये शब्द बार बार आएगा हमारा, आद्य एकक कोशिका। जैसे ये शब्द आए आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें सिर्फ कोनों पर ही कण प्रेजेंट है, कोनों पर ही एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रेजेंट हैं। कितने कोने होते थे अभी अभी हमने देखा है पीछे वाली स्लाइड में बच्चों के 8 कोने होते हैं। तो ऐसे यूनिट सेल में कितने एटम या मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे बच्चों? 8 हो जाएंगे। दूसरा हमारा है सेंटर्ड यूनिट सेल या केंद्रित एकक कोशिका, जिसको हिंदी में कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। हम बच्चों उसको बोलेंगे जिसमें कोने पर तो 8 एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रेजेंट हैं ही हैं, लेकिन उस कमरे के उस यूनिट सेल के बीचों बीच भी एक जो है हमारे एटम, मॉलिक्यूल या आयन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिस कण से वो यूनिट सेल बना हुआ है वो बीचों बीच भी एक रखा हुआ है। तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों इसके? 9 हो गए। आपकी भी इतनी काउंटिंग आई है ना? 8 तो कोने वाले, एक बीच वाला। अब आ जाइए, एक बात यहाँ रह गई बच्चों अपनी, जो सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं बच्चों, ये हमारी होती है 3 तरह की। 2 तरह के मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तीसरी वाली हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सेंटर्ड का मतलब होता है कि 8 कोने पर हैं, उसके अलावा जो है उस कमरे के अंदर भी है या फिर कहीं और जगह भी प्रेजेंट है एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन। अगर 8 कोनों पे प्रेजेंट है बच्चों, इस वाले फिगर में दिखा रखा है, और एक कमरे के बीचों बीच है, तो इसका नाम हमारा हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ऐसी एकक कोशिका जिसमें 8 कोनों पर कणों के प्रेजेंट होने के साथ साथ एक पार्टिकल जो है कमरे के यूनिट सेल के बीचों बीच भी रखा हुआ है, तो उस तरह के हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। दूसरा वाला जो है फेस सेंटर्ड है। फेस माने फलक। अभी मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट सेल जो होती है उसके 6 जो है फेस होते हैं। छत हो गई, फर्श हो गया, और 4 दीवारें, 4 और 2 6। फेस सेंटर्ड में बच्चों क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, 8 कण जो होते हैं, 8 पार्टिकल्स जो होते हैं वो कोनों पर तो होते ही होते हैं, लेकिन उसकी जितने भी फेस होती हैं उन फेसेस पे भी होते हैं। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए बच्चों? कितने लिखूं? 8 और 6 कितने होते हैं? 14 पार्टिकल्स हो जाएंगे फेस सेंटर्ड में हमारे। 8 कोनों वाले और 6 जो हैं इसके फेस वाले, फलक वाले। किसी भी यूनिट सेल के 6 फेस या 6 फलक होते हैं। बॉडी सेंटर्ड में 8 तो कोने वाले और एक जो है बीचों बीच रखा हुआ है, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 9। और जो सिंपल वाला था उसमें सिर्फ कोने पे थे, तो टोटल जो हमारे हो गए थे पार्टिकल्स वो थे हमारे बच्चों 8। एक और रह गया हमारा केंद्रित वाला, देखिए कौन सा है। इसका नाम है बेस सेंटर्ड या अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। मैंने अभी भी पिछली स्लाइड में आपको बताया है कि यूनिट सेल जो है वो 2 तरह का होता है। एक वो यूनिट सेल है एकक कोशिका जिसमें सिर्फ कोनों पर ही कण प्रेजेंट हैं, जिसको हम बोलते हैं आद्य एकक कोशिका या सिंपल यूनिट सेल। दूसरा प्रकार वो है जिसमें 8 कोनों पर तो है ही है, उसके अलावा कहीं और भी कण उपस्थित हैं, उसको हमने कहा था केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसके मैंने 3 टाइप्स आपको बताए थे। 2 टाइप्स हम पीछे देख चुके हैं। तीसरा टाइप जिसको हम बेस सेंटर्ड अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, बच्चों देखिए कैसे बनेगा। इसमें क्या होता है बच्चों, इस तरह से ये हमारी यूनिट सेल है। एक चीज बच्चों यहाँ और देखेंगे, अभी तक हमने जितने भी प्रकार की ईंटों की बात कर रहे हैं, जितने भी प्रकार की ईंट के बारे में बता रही हूँ, चाहे वो अंतः केंद्रित हो, चाहे काय केंद्रित हो, चाहे सिंपल वाली हो, चाहे केंद्रित वाली हो, वो सारी की सारी जो हम बच्चों क्यूब की बात कर रहे हैं, जिसमें A=B=C, तीनों साइड्स बराबर हैं। एग्जाम्पल लिया है हमने, लेकिन इसके अलावा भी और तरह की यूनिट सेल्स भी होती हैं हमारी। अब देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, बेस सेंटर्ड में 8 तो कोनों पे प्रेजेंट है, तो 8 तो हमारे ये हो गए बच्चों। और उसके अलावा जो है, मैंने आपको फेस कितने बताए थे, इसके फलक कितने बताए थे? 6 फलक बताए थे। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और एक सामने वाला। बेस सेंटर्ड में बच्चों क्या होता है कि 8 कोनों के अलावा 2 कण जो है हमारे और प्रेजेंट होते हैं। वो कहाँ होंगे? 2 अपोजिट, 2 विपरीत फलकों पे होंगे, या तो ऊपर और नीचे वाले पर होंगे, मैं या बोल रही हूँ, या फिर अगल बगल वालों पे होंगे,
या फिर सामने और पीछे वाले पर होंगे, सब पर एक साथ नहीं होंगे। 8 कोनों पर कण होने के साथ साथ 2 पार्टिकल्स जो हैं वो 2 फेसेस पे ही पाए जाते हैं। कौन से 2 फेसेस? आमने सामने अपोजिट वाले 2 फेसेस। तो टोटल पार्टिकल्स हमारे कितने हो जाएंगे? 8 तो हो गए कोनों वाले और 2 हो गए हमारे फेस वाले। टोटल पार्टिकल्स हमारे बच्चों हो जाएंगे 10। जितने भी 14 ब्रेवे लैटिक्स होते हैं उसको मैंने इस चार्ट में दिखाया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। पहला वाला केस जो है बच्चों, पहले वाले ईंट का प्रकार हम कह सकते हैं, क्यूबिक लिखा हुआ है, इसको हम हिंदी में घनीय कहते हैं। इसको घनीय क्यों कहते हैं? क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं इसमें बच्चों। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है, तीनों एंगल भी बराबर हैं। इसका मतलब एक हमें घन की तरह मिलेगी जिसकी साइड और एंगल बराबर हैं। तो इसमें कौन कौन से संभव है? इसमें कितने प्रकार की मिलेंगी हमें देखने के लिए? 3 प्रकार की मिलेंगी। कौन कौन सी? ये हमारी ईंट हो गई, ये 7 तरह की ईंटें हैं, मैं नंबरिंग डाल रही हूं। अब इन 7 तरह की ईंटों से बच्चों हम कितने तरह के क्रिस्टल्स बनाते हैं वो देखिए, और किस तरह से बनाते हैं ध्यान से सुनेंगे बच्चों। ये देखिए, पहली ईंट है हमारे घनीय जिसमें A, B और C तीनों बराबर थे। अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर था। इसमें जो हमने पहले वाली बनाई जिसको मैं सिंपल बोल रही हूँ, हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों आद्य एकक कोष्टिका। आद्य एकक कोष्टिका कौन सी होती है? एक तो घनीय है, कैसे बनेगी वो देखिए। घनीय है हमारा, ये बना हुआ घन देखिए। क्योंकि ईंट हमें कौन सी लेनी है बच्चों? घन के रूप में लेनी है। कौन से प्रकार की ईंट लेनी है हमें? क्यूबिक प्रकार की ईंट लेनी है। ये हमारी क्यूबिक प्रकार की ईंट हो गई। अब ईंट लेने के बाद में हम इसके ऊपर पार्टिकल्स कणों को किस तरह से रख सकते हैं? पहला तरीका है कोनों पे रख दीजिए। जैसे ही हम कोनों पे रखेंगे तो हमें कौन सी वाली क्रिस्टल मिलेगा? आद्य वाला मिल जाएगा। जैसे ही हम कणों को कोनों पे रखेंगे तो बच्चों हमें कौन से वाली कोष्टिका मिलेगी? आद्य एकक कोष्टिका हमें मिल जाएगी। एक तरीका और है, इस ईंट को लिया हमने, घन वाली ईंट को लिया, कोनों पे कणों को रख दिया और सारे जो है इसके फेस जो है फलक है 6 उस पे भी कणों को रख दिया। तो हमें कौन सी वाली एकक कोष्टिका मिलेगी? घनीय। नाम देखिए बच्चों, नाम कैसे पड़ेगा इसका? पहली वाले का नाम हो जाएगा घनीय आद्य एकक कोष्टिका। ईंट क्या थी हमारी? घनीय थी। और कौन सी कोष्टिका बनी? 8 कणों को कोने पे रखने के बाद में बनी हमारी आद्य एकक कोष्टिका। तो इस पहले वाले का नाम हमारा हो जाएगा क्यूबिक सिंपल यूनिट सेल, और हिंदी में हो जाएगा घनीय आद्य एकक कोष्टिका। इस दूसरे वाले का क्या नाम होगा देखिए। ईंट वही काम में ले रहे हैं हम, घनीय वाली 8 कण जो है कोनों पे रख दिया और 6 कण जो है हमने 6 पार्टिकल्स जो है फेसिस पे रख दिया। तो इसका नाम क्या बन जाएगा इसका? इंग्लिश में देखिए पहले, क्यूबिक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिर हिंदी में देखिए घनीय फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। बच्चों समझ में आ रहा है आपके? अभी हम सिर्फ एकक कोष्टिका ही बना रहे हैं। जैसे हमारे पास ये एकक कोष्टिका बन जाएंगी तीनों, फिर इनको जो है एक दूसरे के ऊपर रखकर हम एक बड़े से क्रिस्टल का निर्माण कर लेंगे। तीसरी वाला देखिए बच्चों, ये सेकंड वाले का नाम बच्चों दोबारा लिख रही हूं। सेकंड वाले का क्या नाम हो जाएगा? क्योंकि ये घनीय है ईंट, तो घनीय का नाम हमारा हो जाएगा घनीय फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। बच्चों मैं बोल रही हूँ, पूरा लिखा नहीं है मैंने, आप लिख लीजिएगा। अब आइए बच्चों तीसरे वाले पर। तीसरे वाले को मैं कह रही हूँ बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड को हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। हमने ईंट कौन सी ली है बच्चों? ईंट हमने ली है घनीय, और उसमें हमने कणों को कैसे रखा है? 8 कोनों पे रख दिया और एक कण को हमने बीचों बीच रख दिया। तो हमारी एकक कोष्टिका का नाम क्या हो जाएगा हिंदी में? घनीय अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। मैं किस तरह से इनके नाम बना रही हूँ बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं जो हमने दूसरे प्रकार की ईंट बनाई थी, वो ईंट हमने कैसे बनाई थी बच्चों? उस ईंट को बनाने के लिए हमने 2 साइड तो बराबर ली थी, और एक साइड जो थी हमारी वो A और B के बराबर नहीं थी, यहाँ देखिए, और तीनों एंगल जिसके बराबर थे। इस तरह की ईंट हमने बनाई। तो उसमें हम 2 तरह की एकक कोष्टिकाएं बना सकते हैं। कैसे? उस ईंट के हमने कोनों पे रख दिए पार्टिकल्स, तो हमारी कौन सी मिल जाएगी? सिंपल वाली, जिसको हम आद्य कहते हैं। और नाम क्या हो जाएगा इसका हिंदी में? क्या नाम हो जाएगा बच्चों?
बिल्कुल सही कहा आपने, इसका नाम हो जाएगा आद्य। और टेट्रागोनल को हिंदी में कहते हैं द्विसमलंबाक्ष एकक कोष्टिका। टेट्रागोनल जो यहाँ लिखा हुआ बच्चों, ये चार्ट जो है आपकी बुक में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश के ऊपर हिंदी के नाम नहीं लिखे हुए हैं। ये चार्ट जो है एज इट इज आपकी एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल है। टेट्रागोनल जो लिखा है यहाँ पे, इसको हिंदी में कहते हैं द्विसमलंबाक्ष। दो, द्वि माने दो, दो साइड बराबर है इसकी, इसलिए द्वि, सम माने बराबर, लंबाक्ष, सिंपल को मैंने कहा था आद्य कहते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इस पहली वाली का, क्योंकि ये द्विसमलंबाक्ष प्रकार की ईंट से बनी है, तो इस एकक कोष्टिका का नाम हो जाएगा हमारा आद्य द्विसमलंबाक्ष एकक कोष्टिका। इसी ईंट को लेकर हम एक प्रकार की एकक कोष्टिका और बना सकते हैं, दूसरी वाली, जिसका नाम लिखा हुआ है बॉडी सेंटर्ड इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या नाम हो जाएगा इसका, टेट्रागोनल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और हिंदी में बच्चों क्या हो जाएगा, द्विसमलंबाक्ष अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। इस नाम को हमें आगे लगाना है, और जो ये है कणों के रखने के बाद में जो व्यवस्था हमें मिली है उस नाम को हम पीछे लगा देंगे, तो हमारे इसका नाम निकल आएगा। तीसरी वाली ईंट देखिए, ऑर्थोरोम्बिक लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं विषम लंबाक्ष, क्योंकि नाम ही पता चल रहा है विषम माने कोई भी साइड बराबर नहीं होगी। ये देखिए, ना तो ए बी सी तीनों में से कोई भी साइड बराबर नहीं है, लेकिन बच्चों इनके एंगल बराबर हैं 90 के। तो इसमें हमें चार तरह की देखने को मिलती है। एक सिंपल वाली मिलती है जिसको हम आद्य बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एकक कोष्टिका का, विषम लंबाक्ष। इस पहली वाली का नाम बता रही हूं बच्चों, विषम लंबाक्ष आद्य एकक कोष्टिका, क्योंकि ये हमें 8 कणों को कोनों पे रखने से मिली है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा विषम लंबाक्ष आद्य एकक कोष्टिका। दूसरा वाली हमारे बॉडी सेंटर्ड है, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे नाम इसका ऑर्थोरोम्बिक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और हिंदी में नाम हो जाएगा इसका विषम लंबाक्ष अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। तीसरे वाले की बात हम करते हैं, इसका नाम है बेस सेंटर्ड, यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अंतः केंद्रित लिखा हुआ है, तो हिंदी में नाम हो जाएगा विषम लंबाक्ष अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। इस तीसरे वाले की बात मैं कर रही हूं बच्चों, और इंग्लिश में हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड को हम फलक केंद्रित कहते हैं, तो इस आखिरी वाले का नाम हमारा हो जाएगा विषम लंबाक्ष फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। ऐसे हम जो है मोनोक्लिनिक, जिसे हम कहते हैं एकंताक्ष, इसमें दो तरह की हमें एकक कोष्टिकाएं देखने को मिलेंगी। जो मोनोक्लिनिक प्रकार की ईंट हमने बनाई है सांचा लेकर, उसमें ए बी और सी तीनों साइड्स बराबर नहीं हैं। अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के बराबर है हमारे, लेकिन बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। जब इस तरह की ईंट को हम काम में लेते हैं और उसके ऊपर कणों को हम रखते हैं, ये देखिए इसमें बिल्कुल थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा है आपको स्ट्रक्चर, क्योंकि साइड जो है वो भी बराबर नहीं है, और एंगल जो है दो तो 90 डिग्री के बराबर है, लेकिन एक 90 के बराबर नहीं है, तो हमें थोड़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि एक एंगल हमारा 90 के बराबर नहीं है। तो इस तरह का यूनिट सेल एकक कोष्टिका जो हमें मिली है, जिसमें 8 कोणों पे इसके 8 पार्टिकल्स रखे हुए हैं, इसको हम सिंपल वाला कहते हैं आद्य एकक कोष्टिका। इसका नाम इंग्लिश में हो जाएगा मोनोक्लिनिक सिंपल यूनिट सेल, या फिर एकंताक्ष आद्य एकक कोष्टिका। बेस सेंटर्ड को अंतः केंद्रित कहते हैं, तो एकंताक्ष अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका हो जाएगी। तीसरा वाला जो है हमारा ट्राइक्लिनिक है, जिसे त्रिनताक्ष कहते हैं। इसमें बच्चों देखो कुछ भी बराबर नहीं है, न तो एंगल्स बराबर है न साइड्स बराबर हैं। त्रिनताक्ष तीनों ही अलग अलग। इसमें हमें सिर्फ एक ही प्रकार की देखने को मिलती है, सिंपल वाली, जिसमें 8 कणों को 8 कॉर्नर्स पे रखा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा त्रिनताक्ष आद्य एकक कोष्टिका। इस कोष्टिका का नाम बता रही हूं, जिस प्रकार की ईंट से बनी हुई है उसका नाम है त्रिनताक्ष, और जो बनी है 8 कणों को रखने पे वो हमारी आद्य है, तो इस पूरे का नाम हो जाएगा एकक कोष्टिका का त्रिनताक्ष आद्य एकक कोष्टिका। उसके बाद बच्चों आते हैं हेक्सागोनल में, ए और बी बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है। अल्फा बीटा 90 डिग्री के हैं, गामा जो है 120 डिग्री का एंगल है इसका, तो इस तरह के शेप देखने को मिलेगा। इसमें 8 कण तो कोनों पे लगे हुए हैं और 6 कण जो है वो उसके फलक पर लगे हुए हैं, तो कुल मिला के हमारे हो जाएंगे 14 कण, और इसका नाम हमारा हो जाएगा
ट्राइक्लिनिक, FCC एकक कोशिका, ट्राइक्लिनिक फलक केंद्रित एकक कोशिका। सातवीं प्रकार की ईंट जो हमने बनाई है, जिसमें तीनों साइड्स तो बराबर हैं, अल्फा, बीटा और गामा जो हैं वो बराबर तो हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं हैं। तो इस प्रकार की जो हमें एकक कोशिका मिलती है वो भी हमारी सिंपल टाइप की ही होती है, आद्य एकक कोशिका ही है ये भी, इसमें 8 पार्टिकल्स, 8 कणों को 8 कोनों पे रखा हुआ है। इसको हम कहते हैं त्रिसमनताक्ष। इसका नाम बच्चों त्रिसमनताक्ष क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 3 साइड्स तो बराबर है, ये देखिए 3 साइड्स तो बराबर है, त्रिसम 3 समान है लेकिन एंगल जो है वो बराबर 90 के नहीं है। इस तरह की एकक कोशिका का नाम हमारा हो जाएगा यूनिट सेल का रोम्बोहेड्रल, सिंपल यूनिट सेल या फिर त्रिसमनताक्ष आद्य एकक कोशिका। बच्चों जब आप इसको पढ़ें तो आपके दिमाग में ये बात रखना जरूरी है कि हम हमारी यूनिट सेल एकक कोशिका की तुलना एक ईंट से कर सकते हैं, जिस ईंट को हम काम में लेकर एक कमरे को भरना है हमें, और जैसे इस कमरे को भरेंगे हम तो हम देखेंगे कि ईंट को हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब में लगाना पड़ता है। और जब बाद में हम एक बड़े से क्रिस्टल का निर्माण कर लेते हैं ईंट या एकक कोशिका को लगाकर, तो उस क्रिस्टल के जो कोने होते हैं, जैसे ईंट के जो कोने हैं वहां पर हमें ये मानना है, क्योंकि वो सॉलिड है, वो कई कणों से मिलकर बना हुआ है, जो पार्टिकल्स हैं वो एटम, मॉलिक्यूल, आयंस कुछ भी हो सकते हैं, तो वो कण कहाँ उपस्थित हैं? वो उन ईंटों के कोनों पे उपस्थित हैं, या फिर उनकी जो फेस है, फलक है, उन पे उपस्थित है, या फिर वो ईंट के बीचों बीच उपस्थित है। उन कणों की स्थिति कहाँ पर है, वो कहाँ प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हमने अलग अलग जो है यूनिट सेल एकक कोशिकाओं का निर्माण किया है। जो हमारी ईंट है उसके भी साइज अलग अलग हैं। वो साइज बच्चों अलग अलग कैसे हुई? अगर उसके एंगल अलग अलग हैं, उसकी साइड्स अलग अलग हैं, तो उस ईंट की साइज और शेप भी अलग अलग हो जाएगी। जब बच्चों ईंट की साइज और शेप भी अलग अलग हो जाएगी तो जब उसके कोनों पे हम पार्टिकल्स रखेंगे, उसके बीच में हम पार्टिकल्स या कण रखेंगे, या उसके फलक पर फेसिस पे हम पार्टिकल्स रखेंगे, तो हमें अलग अलग प्रकार के जो हैं लैटिक्स क्रिस्टल मिलेंगे। अगर हम इनको गिनेंगे तो बच्चों ये हमारे 14 ही आएंगे। आप चाहे तो गिन के देख लीजिए। पहले वाले कितने हो गए हमारे? 3 हो गए। दूसरे वाले हमारे हैं 2, तीसरे वाले हमारे हो गए 4, 3 और 2 5 और 4 9, फिर ये हो गए 2, 9 और 2 11, 1 12, 13 और 14। तो टोटल जो हमारे आ गए 14 ब्रेवे जालक या 14 ब्रेवे लैटिक हमें मिल जाएंगे। 7 टाइप्स की जो हैं ईंटों को काम में लेकर। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं हो। मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।